Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And today what topic I decided to teach you, that is rural development at a glance. At a glance बताऊंगी मैं आपको कि कैसे इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है आपको। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं भी और इस काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से जुड़ सकूं। क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन चाहिए होता है, और मेरा मोटिवेशन है आप जितना वीडियोस देखेंगे, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगी आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अब आ जाइए, शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट मेरी साइड से कि खो जाने के बाद समझ आता है कि वो व्यक्ति, वो समय कितना इम्पोर्टेंट था, कितना कीमती था हमारे लिए। समय, व्यक्ति और संबंध, ये तीनों जब हमारे पास नहीं रहते, ठीक है, जब हमारे पास से खो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे वो समय, बचपन के समय में हम ये कर लेते। अब हमें समझ में, अगर हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में याद आएगा कि अरे हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। तो समय, व्यक्ति भी, टीचर सभी डांटते रहते हैं, प्यार भी करते हैं, हालांकि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ और डांटती भी हूँ। तो अब जो अभी का प्रेजेंट का बैच होता है वो तो प्यार करता ही है, लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं बच्चों, तो बहुत याद करते हैं हम लोगों को, और हम लोग भी उनको बहुत याद करते हैं। तो समय, व्यक्ति भी अगर जब तक पास में है तब तक उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती है, और जब वो चला जाता है हमारी ज़िंदगी से, तब हमें याद आता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो समय, व्यक्ति एंड संबंध, ये तीनों चीज़ें जब हमारे पास नहीं होती हैं, जब खो जाती हैं, तब हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो अभी समय है, इसकी इम्पोर्टेंस खो जाने से पहले ही समझ लो, ताकि इसको सही जगह पर यूज़ करो और अपने फ्यूचर में कुछ करके दिखाओ। अब आ जाइए कि आपका रूरल डेवलपमेंट एट ए ग्लैंस क्या बच्चों है। ये रूरल डेवलपमेंट, ये कौन से चैप्टर में है, कौन सी यूनिट में? करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी का एक चैलेंज है। आपको पता है, सिंस द वेरी बिगिनिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका रूट कॉज था बच्चों ब्रिटिश रूल में हैंडीक्राफ्ट को रूइन किया था, ख़त्म कर दिया था। और जब हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया, तो बच्चों जितने भी आर्टिशंस थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में पहले एम्प्लॉयमेंट में लगे थे, वो सब छोड़ के एग्रीकल्चर में आ गए। एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड हो गई, और ओवर क्राउडेड होने से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और क्या हो गई? पॉवर्टी हो गई इन रूरल एरियाज़। ये मेन रीज़न था। इसके अलावा आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत कम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण जो फार्मिंग से इनकम होती है, और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ज़्यादा है ही नहीं रूरल एरियाज़ में, फार्म एक्टिविटीज़ ओवरबर्डन है। अब सपोज बच्चों, ये पॉपुलेशन है इन रूरल एरियाज़ की, और ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जो ये बढ़ रही है पॉपुलेशन, इसके लिए अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? उनके सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगी, और वो किस में आ जाएंगे? पॉवर्टी में। क्योंकि लैंड क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। गांव में लैंड फिक्स्ड है, और ऑलरेडी क्या है? ओवर क्राउडेड है, ठीक है।
और ओवर क्राउडेड लैंड होने के कारण डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और नॉन फॉर्म एक्टिविटीज मतलब एम्प्लॉयमेंट की अदर अपॉर्चुनिटीज, मतलब फॉर्म एग्रीकल्चर से हटा के नॉन फॉर्म एक्टिविटीज नहीं है, डेवलप है, यहाँ पे डेवलप नहीं है। ठीक है, तो जो ये जनता बढ़ रही है, जो ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वो कहाँ जाती है, सब किस में लग जाते हैं, एग्रीकल्चर में लग जाते हैं। फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो अपने गांव में ही रहते हैं, और गांव में ही जो भी आप उनको अर्निंग होती है, जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो बस अर्न करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है कि गांव के लोगों को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसलिए क्या है, वो अननेसेसरीली फॉर्म पे लगे रहते हैं, और फॉर्म से एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी डाउन होती जाती है, और जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को, टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, ये 66.7%, इतनी पॉपुलेशन इंडिया की किस में लगी है, फार्मिंग में लगी है बच्चों। ठीक है, ये आपकी टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन दैट इज हियर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग वेरी लेस टुवर्ड्स national income, towards the GDP of India. That is the main reason कि why this has become a challenge in front of Indian economy. इतने लोग, टू थर्ड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट लेवल है बहुत लो है। अब ये चैप्टर चैलेंज, ये एरिया हमारे लिए चैलेंज बन गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, कि किसी भी घर में अगर आप एंटर करते हैं, तो हम कब कहते हैं कि घर बहुत सुंदर था, घर बहुत वेल डेकोरेटेड था, वेल मैनेज्ड था, जब हम पूरा घर विजिट कर लेते हैं और घर में एक एक कोना बहुत व्यवस्थित होता है, तो हम कहते हैं कि घर तो बहुत ही सुंदर सजाया था। लेकिन अगर मान लो केवल हम ड्राइंग रूम ही सजा के छोड़ दें, ठीक है, और बाकी चीज गंदी पड़ी रहने दें, बेडरूम गंदा, लिविंग रूम गंदा, किचन भी अव्यवस्थित है, तो क्या हम कह सकते हैं कि घर बहुत सुंदर था? नहीं कह सकते। फिर बाहर आके कहेंगे अरे ड्राइंग रूम ही सजाया हुआ था, बाकी घर तो गंदा पड़ा था। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया है। इंडिया में अगर हम केवल मेट्रो सिटीज पर ही फोकस करें गवर्नमेंट, और जहाँ पे टू थर्ड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रहती है, उस इन्वॉल्व एग्रीकल्चर को, उसको इग्नोर कर दे, वहाँ ना रोड बनवाए उन लोगों के लिए, क्या वो सिटीजन नहीं है इंडिया के? तो इंडिया के, क्योंकि वो सिटीजन है, उनके लिए भी फैसिलिटीज। अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देखो बच्चों, कि ग्रेटर नोएडा में, ये इस रीजन में, किसी भी जो मेट्रो सिटीज होते हैं उसमें इतने स्कूल होते हैं, इतने हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स होते हैं, और जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए हार्डली एक डॉक्टर होता है, और वो छुट्टी पे चला गया तो लोगों की हेल्प राम भरोसे हो जाती है। इसके अलावा स्कूल्स नहीं होते, एक प्राइमरी स्कूल होता है, एक आध कोई जूनियर स्कूल होता है, तो ये तो कोई जस्टिस नहीं हुआ लोगों के साथ। वो भी तो इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, तो उनको भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, रूरल डेवलपमेंट हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि शुरू से ही वोट की राजनीति के कारण लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए सारे शहरों को चमकाती रहती है गवर्नमेंट, और गांव पर फोकस नहीं करती। अभी की गवर्नमेंट फिर भी बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम बनाए, बहुत ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट के लिए सोचती है। तो हमको ये एक चैलेंज है हमारे सामने, जो हमको, अगर हम इसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो जो टारगेट फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने कि हम एक 47 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, और हमारी सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वर्ल्ड में, वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसमें इंट्रोडक्शन में तो आपका ये आपको पता होना चाहिए। अब हम डेवलपमेंट है क्या, ये डेवलपमेंट दैट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, दैट मीन्स द
improvement in the quality of life of rural people, right? तो रूरल डेवलपमेंट अगर एक डेफिनेशन हम बोलें तो क्या होगा रूरल डेवलपमेंट? इट रेफर्स टू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस जो लगातार हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत रूप में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो सोशल डेवलपमेंट भी करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग द टू इम्प्रूव द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। ये एक ऐसी विस्तृत और कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बच्चों। कौन सी प्रोसेस? सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है, जो हमेशा रूरल पीपल के ऑल एस्पेक्ट्स जो उनकी लाइफ के हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि उनका जो डेवलपमेंट है डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द इनकम, the educational facilities, health facilities, every facility should be available to the people to along with the increase in the income of rural people. मतलब improvement in the all quality of life, all aspects of life should be improved. Continuous, it should be continuous, लगातार होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत रूप में होना चाहिए। इसको हम रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब रूरल डेवलपमेंट हम करेंगे कैसे? तो पहला पॉइंट क्या हुआ इसमें रूरल डेवलपमेंट में बच्चों? मीनिंग। और मीनिंग में आपको प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करनी है, क्योंकि एमसीक्यू में आपके एक वर्ड मिस करके वही पूछ लेते हैं। क्या है? कॉन्टिन्यूस, इट रेफर टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशियो इकोनॉमिक, ये कीवर्ड्स हैं बच्चों इस डेफिनेशन, इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग, जो क्या अटेम्प्ट कर रही है? अटेम्प्टिंग ऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, अटेम्प्टिंग द डेवलपमेंट of all aspects of rural life, rural people। तो ये आपका इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपको कीवर्ड्स रखने हैं। इसके अलावा जो कुछ की एरियाज है, कुछ मतलब एरियाज है जिसको गवर्नमेंट को टेक केयर करनी है अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है। तो पहला क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ के लोग बच्चों एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ दे, एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे और वहाँ के लोगों को ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करे, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्दी व्यक्ति है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। पहला पॉइंट, उनको वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है वहाँ का, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है प्रॉपर, वहाँ पर कम्युनिकेशन सोर्सेस नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, स्कूल हेल्थ पहले ही बताया। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइम कंडीशन होती है बच्चों किसी भी एरिया के डेवलपमेंट की, ये बेस है, ये फाउंडेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सेट ऑफ वेरियस सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक केयर करना है हमको। तीसरा, उनको जितने भी लैंड रिफॉर्म्स बने हैं, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के लिए, ठीक है, लैंड सीलिंग एक्ट बनाया, ठीक है, तो उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि लोगों, रूरल पीपल की लाइफ इम्प्रूव हो। दूसरा, पॉवर्टी वहाँ पे बहुत सीरियस है पूरी इंडिया में। अभी तो पॉवर्टी बहुत कंट्रोल हो गई है, अभी एज पर लेटेस्ट डेटा इट इज़ 4 and 5%। तो आपका पहले जो जितनी भी इंडिया में का लगभग 19% पॉवर्टी थी, और वो आपका उसमें से जितनी इंडिया में लोग गरीब रहते थे उसका ज़्यादा प्रपोर्शन रूरल एरियाज में रहता था। तो
पॉवर्टी को एलिवेट करना चाहिए, ये मेन प्रॉब्लम है। वहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए ताकि लोग फार्मिंग से हट के अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपने को एक सस्टेनेबल हायर इनकम एम्प्लॉयमेंट में अपने को एंगेज करें। तो ये कुछ की एरियाज हैं जिनका गवर्नमेंट को ध्यान रखना है रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाइए, हम 4 तरीकों से 4 ways वी कैन डू द रूरल डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर एट ए ग्लैंस मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों की इनकम, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है हमको, ठीक है, ताकि इनकम बढ़े, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, हेल्थ का ध्यान रख सकें, अच्छी लिविंग कंडीशन में रह सकें, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों कि उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। अब इनकम बढ़ाने के लिए बच्चों, इनकम क्या होती है? प्राइस ऑफ आउटपुट इनटू आउटपुट सोल्ड। जितना मार्केटेबल सरप्लस होगा उसको बेचने के बाद जो इनकम उनके पास पैसा आता है वो क्या है? इनकम है। तो क्या हुआ, अगर उन्होंने 100 हेक्टेयर 100 टन्स कुछ बेचा और प्राइस 10 रुपये पे बेचा, तो क्या होगा? 100 इंटू 10, ये क्या होगी? इनकम हो गई। तो इनकम बढ़ाने के लिए उनको जेन्युइन प्राइस हमको अवेलेबल करानी है और उनको टेक्नोलॉजी, जेन्युइन प्राइस अगर हम अवेलेबल कराएंगे फार्मर्स को तो भी इनकम बढ़ेगी क्योंकि प्राइस इनटू आउटपुट है। और उनको एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम अवेलेबल कराएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे उनको, ठीक है, तो क्या होगा? उनका आउटपुट बढ़ेगा और मार्केटेबल सरप्लस बढ़ेगा। मार्केटेबल सरप्लस बढ़ेगा तो तभी उनकी क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी। तो पहला जो आपके सिलेबस में है ये इसकी बात की है कि हाउ टू इंक्रीज द आउटपुट, हाउ वी कैन मेक द फार्मर्स कैपेबल टू अडॉप्ट द एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको पता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स है, उनके पास पैसा नहीं है वर्किंग कैपिटल खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो सबसे, और वो किससे पे डिपेंडेंट रहते हैं? अपने क्रेडिट के लिए मनी लेंडर पे, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको ये एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे अवेलेबल कराएं। इसके लिए बच्चों कि हम उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाए। By improving the credit facilities for the farmers, they can use the advanced technology. By using the advanced technology, they can generate huge marketable surplus, and then if the output, more output will be generated for market, then income of the farmers will increase. पहला तरीका, तो पहला जो पॉइंट दिया है वो क्रेडिट फैसिलिटीज दिया है, वो आपका दिया है डेवलपमेंट, आपका दिया है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। पहला पॉइंट है बच्चों आपका रूरल क्रेडिट। और दूसरा, टू मेक द प्राइस अवेलेबल, जेन्युइन प्राइस अवेलेबल टू द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स अक्सर क्योंकि इनोसेंट होते, इलिटरेट होते, उनको कोई भी उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। उनको ट्रेडर्स सीधे कहाँ जाते हैं? गांव में जाते हैं बच्चों प्रैक्टिकली, और गांव में जाके कुछ भी झूठ प्राइस बता देते हैं उनको, और प्राइस बताकर उनको एक्सप्लॉइट, लो प्राइस बताकर खरीद लेते हैं और हायर प्राइस पे मार्केट में बेच देते हैं। तो हम किस तरह से उनको, फार्मर्स को जेन्युइन फेयर प्राइस अवेलेबल कराएं, उसके लिए तुम सेकेंड फर्स्ट पॉइंट होगा रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट सेकेंड पॉइंट होगा आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, टू मेक द फेयर प्राइस अवेलेबल टू द फार्मर्स। इसके लिए क्रेडिट और इसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग so that the income of farmers can be higher and they can live here in the better with the better facilities. तो फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे
सेकेंड पॉइंट ये पढ़ेंगे। अब और क्या तरीके हैं बच्चों कि हम उनको सस्टेनेबल इनकम दे सकें, उनकी इनकम को बढ़ा सकें, उसके लिए आपका दो और पॉइंट है। वो है, तीसरा पॉइंट है आपका डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन टू टाइप्स का है। एक तो आपका डाइवर्सिफिकेशन है आपका ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा है ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उनको सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ जाना है। उनको इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स विच देयर एंसेस्टर यूज्ड टू ग्रो सिंस ए लॉन्ग, बहुत पुराने समय से जो उनके दादा परदादा उस मिट्टी पर गेहूं उगाते जा रहे हैं, तो गेहूं उगाते जा रहे हैं, वो नहीं करना है। उससे सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उनको सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जाना है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, जिस चीज़ के प्राइस हायर जाते हैं, जैसी वहाँ की मिट्टी है, उन सब को देख के डिसीजन लेना है और उनको सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जाना है। दूसरा क्या है, ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। सारे लोगों को फार्मिंग में नहीं लगना है। फार्मिंग में क्या है, लैंड फिक्स होती है, मैंने पहले बताया था आपको, और सारे फार्मिंग में लग जाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ डेवलप करनी है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में अवेलेबल लोगों को कराना है, ताकि वो फार्मिंग से हटकर किस में लग सके, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें और इनकम को, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितने लोग लगेंगे वो आउटपुट नहीं बढ़ाते बच्चों। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो छुपे हुए बेरोजगार लोग हैं, छुपे हुए जो कि दिखते तो रोज ऐसा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी प्रोडक्शन में ऐड नहीं करते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा लोगों को एग्रीकल्चर से हम निकाल दें तो हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट कम नहीं होगा। यानी कि अगर इतना एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हो रहा है तो इतना ही रहेगा, लेकिन अगर पॉपुलेशन को निकाल लें जो एक्स्ट्रा है और उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दें, तो वो क्या करेंगे, ये लोग इनकम जनरेट करेंगे, इनकम बढ़ेगी, तो हमारी ओवरऑल रूरल इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, इसमें आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मिलेगी। एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, आपका हॉर्टिकल्चर है, इसके बाद फिशरीज़ है, इसके बाद आपका आईटी सेक्टर ग्रोथ है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज। तो थर्ड पॉइंट आपका डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसके बाद आपका बेटा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और हम किस तरह से इनकम को बढ़ा सकते हैं और इनकम कैसे सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल। फोर्थ तरीका, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा तरीका आपका ये है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तुम्हें पता है इस समय एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत डिमांड है। तो इंडिया के लोग में भी अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयर हैं, जिनके पास पैसा है खरीदने का, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं। और साथ में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक वे से फार्मिंग करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है बच्चों, एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होता है, हमारे रिसोर्सेज बने रहते हैं, ठीक है। लैंड में क्या है, रिसोर्स है, और लैंड की फर्टिलिटी कम नहीं हो रही, यानी कि हमारे रिसोर्स बने हुए हैं। ये
जो सीड से ज़्यादा वाटर भी कंज्यूम नहीं करते, तो वाटर भी एक रिसोर्स है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी अर्थ पे बनी रहेगी। तो अगर रिसोर्स रहेंगे तो हम आउटपुट कर सकेंगे सेम, और सेम आउटपुट कर सकेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट लेवल है वो क्या रहेगा, सस्टेन रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट भी हमारा पॉल्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करके वी कैन अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले बच्चों हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, लेकिन लेटेस्ट जब पूरे वर्ल्ड की में एनवायरमेंटल इश्यूज आने लगे, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण अब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बजाय हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के को यूज़ करें तो दैट वुड बी द स्टेप टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो डेवलपमेंट हमने आज अचीव किया है, हम अपने कमिंग जनरेशन को भी उतना ही, कम से कम उतना डेवलपमेंट, उतनी जीडीपी, उतना आउटपुट तो हम उनको दे के जा रहे हैं। तो ये हमारा फोर्थ तरीका है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक बार रिकॉल करो मेरे साथ, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहले ये एक इशू क्यों है, ये एक चैलेंज क्यों है। ठीक है, दूसरा जो आपको इंट्रोडक्शन में हर बुक में मिलेगा। दूसरा आपका रूरल डेवलपमेंट है क्या, इट्स ए हियर continuous comprehensive socio-economic process attempting the development of all aspects of rural life, जो रूरल लाइफ में कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट करती है, ये आपका रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग है। दूसरा, कुछ की इश्यूज को गवर्नमेंट को ध्यान रखना है जो कि पैथेटिक है रूरल एरियाज में इंडिया में। पहला मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है एजुकेशन और हेल्थ से। दूसरा मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर साउंड करना है। तीसरा आपको बताया लैंड रिफॉर्म्स को इफेक्टिवली इन्वॉल्व करना है। फोर्थ बताया आपको पॉवर्टी को एलिवेट करना है, हटाना है। और फोर्थ फिफ्थ बताया मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस आपको वो रूरल पीपल को देने हैं। इसके बाद रूरल क्रेडिट है। रूरल क्रेडिट से क्या होगा, लोगों को आसानी से सस्ते इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो ज़्यादा हैं नंबर में, वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे, जिससे ह्यूज प्रोडक्शन होगा, ह्यूज मार्केटेबल सरप्लस अराइज होगा, जिससे लोगों की बेचकर इनकम बढ़ेगी। दूसरा आपको दूसरा पॉइंट बताया आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से क्या होगा बच्चों कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकेगा। प्राइस के रेफरेंस में उनको फेयर प्राइसेस मिलेगी। फेयर प्राइस मिलने से उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तीसरा आपको बताया डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन से जो हमारे फार्मर्स हैं जो अननेसेसरी एग्रीकल्चर में लगे हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगे चले जाएंगे। और एक जो फार्मर्स एक ही क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करते जा रहे हैं, जिस चाहे उसकी डिमांड है मार्केट में या नहीं है, फिर भी वो उसको फॉलो किए जा रहे हैं। वो जब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जिसकी डिमांड है, जिसके प्राइस हायर है, वो ग्रो करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये एक तरीका है उनको हायर इनकम देने का, उनको सस्टेनेबल सोर्स ऑफ लिविंग देने का। कौन सा, डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगेंगे बच्चों, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में लगे, तो एग्रीकल्चर तो क्या सीजनल एक्टिविटी है। अगर सीज़न ख़राब हुआ, किसी के इंसेक्ट के कारण क्रॉप फेल हो गई, तो क्या हो गई, कम से कम लोगों को सर्वाइवल के लिए अपनी नॉन फार्म एक्टिविटी से ही पैसा मिलता रहेगा, और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती रहेंगी। फोर्थ तरीका बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग दे कैन इंक्रीज देयर इनकम। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का क्या है, प्राइस हायर है, और वैसे ही वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो फ्यूचर में भी उनको उतनी इनकम जनरेट होती रहेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये चैप्टर एट ए ग्लैंस है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। और
एक एक चीज समझने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर्स पे जाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बी गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग, जो बहुत ही ज़रूरी है। नॉलेजेबल तो बनना ही है, नॉलेजेबल के साथ आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बहुत ज़रूरी है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।